बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग 12 चैप्टर सेकेंड ईयर फिज़िक्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए गए हैं और 6th शॉर्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। 6th शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर पॉइंट चार्ज क्यू जिसकी मास m है उसको रिलीज किया जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड लाइन्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सारी फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में हो, विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन, क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो पॉइंट चार्ज क्यू जिसकी मास m है उसको रिलीज करना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज का भी हो सकता है, 2 और मोर चार्जेस का भी हो सकता है। ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। जिस तरह पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड है, सारा सेम डायरेक्शन में, यानी सारी रेडियली आउटवर्ड है, और चार्ज के करीब ये स्ट्रांग होता है, दूर जाने पर वीक हो जाते हैं। सारे फील्ड ये नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं और हैं भी सेम डायरेक्शन के। अब क्वेश्चन ये है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज क्यू जिसकी मास m उसको रिलीज किया जाए तो क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। बच्चों इसका आंसर जो है ना अपने नोट्स के अंदर भी इसको पूरा कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर हाफ लिखा हुआ है। आंसर अब लिखेंगे इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिंगल चार्ज, कि अगर पॉइंट चार्ज क्यू जिसकी मास m है उसको आप रिलीज कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिंगल चार्ज में, इट विल फॉलो या इट विल मेक द रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करेगा। क्योंकि देखो ना, जहां भी आपने रखा है इसको रिपेल करके सीधा बाहर निकालना है। यहाँ रखोगे, यहाँ से भी रिपेल करके सीधा यहाँ रखा गया, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव चार्ज का होता इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर भी ये स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता, अंदर की तरफ आ जाता, हर जगह पर रेडियली इनवर्ड होता। इसका मतलब हुआ कि पॉइंट चार्ज क्यू जिसकी मास m है उसको रिलीज किया जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो सिंगल चार्ज का हो, बेशक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो फिर ये फॉलो करता है रेक्टिलिनियर पाथ या स्ट्रेट पाथ, यानी स्ट्रेट रेडियली आउटवर्ड या स्ट्रेट रेडियली इनवर्ड। लेकिन दूसरा हिस्सा आपने जरूर लिखना है इसके साथ, बट इन केस ऑफ 2 और मोर चार्जेस, लेकिन अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस हुए, इट विल मूव अलोंग द कर्व्ड पाथ, फिर ये कर्व हो जाती हैं। जिस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहना है, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव भी ले लें तो फिर भी उनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे गौर कीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो कर्व हो जाती है दूसरे चार्ज की वजह से। यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दूसरे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कर्व हो जाती हैं। इसका मतलब अब इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ नहीं है बल्कि कर्व्ड पाथ है। तो बस दूसरे हिस्सा का आंसर अपने ये भी साथ ऐड कर देना है कि इन केस ऑफ 2 और मोर चार्जेस इट विल मूव अलोंग द कर्व्ड पाथ, ये कर्व्ड पाथ्स पे मूव करेगा। बच्चों अब नेक्स्ट हम लोग अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन 12.7 है हमारा। 12.7 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा रहा है, इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून, क्या चार्ज रबर बलून के अंदर ई जरूरी है कि जीरो हो जाए। इज ई नेसेसरली जीरो, कि क्या ई जरूरी तौर पर सिफर होगी चार्ज रबर बलून के अंदर, बलून स्फेरिकल है। एज्यूम द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, और ये भी फर्ज कर लो कि चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बच्चों आंसर हम लिखेंगे यस ई मस्ट बी नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून, कि चार्ज रबर बलून के अंदर जो ई होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होती है। चार्ज या उसके अंदर चार्ज रबर बलून के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होता है, बिकॉज उसकी वजह यह है कि अगर उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ना, तो उसके अंदर ये जो पॉइंट है जहां पर वो ई पूछ रहा है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है, तो इस पॉइंट पर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होता। ये गासेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है। इस पॉइंट पर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होता। वो हमें ऐसे पता चला था कि हमने इस पॉइंट के इर्द गिर्द गाजियन सरफेस बना ली थी। इस गाजियन सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरी थी, जिससे हमने ये अंदाजा लगा लिया कि इसके अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो है। क्योंकि चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी होती, क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज सामने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है ना, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस गाजियन सरफेस में से नहीं गुजरती। तो जैसे ही हमने इसका चार्ज इनक्लोज जीरो किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। चार्ज इनक्लोज जीरो किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो गया। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हुआ तो गाज़ लॉ के अलावा एक और लॉ भी है हमारे पास, एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं, वो ई डॉट ए है। इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए है, फाई की वैल्यू को जीरो पुट किया, ई डॉट ए वैसे लिख दिया। जब ई फाइंड आउट करना है ए ओवर में ले जाए, जीरो और समथिंग, जीरो और कैपिटल हो जाएगा ई ही आएगा, जीरो और समथिंग जीरो हो जाता है तो ई भी जीरो हो गया।
लेकिन हमने वहाँ मेंशन किया भी होगा कि एरिया नॉट इक्वल टू जीरो, कि एरिया नहीं जीरो होता, वैसे मैथमेटिकली तो एरिया जीरो होता है लेकिन फिजिकली एरिया तो नहीं गायब हो सकता। तो बस बच्चों इस तरह से ये इसका आंसर हुआ कि यस ई इज नेसेसरली जीरो इनसाइड ए चार्ज रबर बलून, कि चार्ज रबर बलून के अंदर ई जो होती है ना इस पॉइंट पर, ई वाकई जीरो होती है अगर चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो क्यों जीरो हो जाती, फिर उसके आगे रीजनिंग में आपने लिखना है, क्योंकि इसमें जो गाजियन सरफेस के अंदर पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, वहां चार्ज इनक्लोज जीरो है, चार्ज इनक्लोज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो करोगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, नेक्स्ट वन, इज इट ट्रू, क्या ये सही है कि गाज़िला स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या ये सही बात है कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉस करती हैं क्लोज सरफेस को आउटवर्ड डायरेक्शन में, वह प्रोपोर्शनल होता है नेट पॉजिटिव चार्ज इन क्लोज के। अब ये स्टेटमेंट हमने वेरीफाई करनी है कि क्या वाकई गाज़िला ऐसा कहता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन वो प्रोपोर्शनल होती है नेट पॉजिटिव चार्ज इन क्लोज के। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना 1/ε0 चार्ज इन क्लोज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/ε0 चार्ज इन क्लोज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 की जगह कांस्टेंट लिखें, क्यू आ जाएगा, कांस्टेंट खत्म करेंगे इक्वलिटी खत्म हो जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इन क्लोज के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गुजरना, तो बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, प्रोपोर्शनल वैसे ही आ जाएगा, और क्यू की जगह क्या लिख देंगे, नेट पॉजिटिव चार्ज इन क्लोज। तो ये स्टेटमेंट वेरीफाई होगी कि ये सही कह रहे हैं, यानी गाज़िला स्टेट्स, गाज़िला यही बयान करता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नेट पॉजिटिव चार्ज इन क्लोज, यही स्टेटमेंट को वेरीफाई करती है। बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा 9th लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ, क्या इलेक्ट्रॉन ये टेंडेंसी रखते हैं कि रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ। बच्चों हाई पोटेंशियल जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को कहा जाता है, लो पोटेंशियल नेगेटिवली चार्ज प्लेट को कहा जाता है। अब क्वेश्चन उनका ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है ना, तो वो लो पोटेंशियल की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि नेगेटिव प्लेट तो इसको रिपेल करेगी और पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो आंसर भी यही लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज कैरियर, के इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, तो ये हमेशा ही लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर है ना, तो पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल से पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल की तरफ ये मूव कर जाता है। बच्चों कुछ एक्सरसाइज के हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, टर्न बाय टर्न इन न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कि इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करें। ग्रेविटेशनल फोर्सेस मैसेज के दरम्यान होती है और मैसेज उसने दी हुई हर मैस 10 ग्राम की होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के बाद होती है, चार्ज भी दिए हुए 20 माइक्रोकूलम के होंगे बाई एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब एक मैस दूसरी मैस पे लगाएगी, दोनों सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा वो भी आइडेंटिकल होंगे। दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, और हर दो के दरमियान फासला भी 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब दो मैसेज हों या दो चार्जेस हों उनके दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। बच्चों इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स को अभी हम कंपेयर कर लेंगे। पहले जरा डाटा लिख लें। मैसेज जो जिनके दरमियान आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है, M1 हो, M2 हो, M हो, दोनों हो तो होंगी तो बराबर ही, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो 10 ग्राम की है। किलोग्राम बनाने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये 0.01 kg हो जाएगा। ये दोनों मैसेज होगी जिनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। फिर दोनों चार्जेस जो हैं Q1 Q2 वो भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ही हैं। Q1 हो, Q2 हो या Q हो 20 माइक्रोकूलम के, यानी 20 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अच्छा, अब ये दोनों चार्जेस हो गए 20 माइक्रोकूलम के, 20 × 10⁻⁶ कूलम। चार्जेस हों या मैसेज हों उनके दरमियान डिस्टेंस भी उसने दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दें ताकि मीटर बन जाए। ये हमारे पास 0.1 मीटर हो जाएगा। अब हमें जो करना ये है कि जो करने को उसने कहा था वो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना, मतलब उनकी रेशो, ये कंपैरिजन ही होता है। रेशो डेवलप करनी है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है K Q1 Q2 /r²।
के Q1 Q2 चूंकि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है ना, Q1 Q2 की बजाय Q ही लिख देंगे, तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू के क्यू और क्यू मल्टीप्लाई होकर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला था जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। अब मैसेज भी तो आइडेंटिकल है, M1 M2 की जगह M लिखा जा सकता है, तो जी M1 M2 की जगह M ओवर आर स्क्वायर हो गया, जी M ओवर आर स्क्वायर, तो जी M स्क्वायर ओवर में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2 होगी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका कंपैरिजन करना है, क्वेश्चन 1 को 2 से डिवाइड कर देना, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह की जो है सूरत हाल बन जाएगी, यानी ये बनेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो रही है, राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बनाई थी हमने, के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर था ना, इसको जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो देखिए के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर को डिवाइड कर दिया जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर से। जैसे ही हम लोगों ने इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है ना, कि क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्ली में चेंज किया, तो मल्टीप्लीकेशन में आर स्क्वायर ओवर जी एम स्क्वायर हो गया, ये उलट हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही चलती रहेगी। अब ये देखें कि आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, के क्यू स्क्वायर ओवर जी एम स्क्वायर आएगा, के क्यू स्क्वायर ओवर जी एम स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर कूलम स्क्वायर, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्यू की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 10⁻6 कूलम थी, उसका स्क्वायर हो जाएगा, जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। मैसेज दोनों 0.01 kg की थी, उनका भी स्क्वायर कर दें। जब से सारा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.4 10⁻14। यूनिट कोई नहीं आएगा क्योंकि दोनों फोर्सेस की रेशियो, ये भी न्यूटन में मेजर होती है, ये भी न्यूटन में, तो यूनिट कोई नहीं होगा, तो 5.4 10⁻14 हमारा आंसर आएगा। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इस न्यूमेरिकल से हमें ये बात का आइडिया हो रहा है कि हमारे पास वो जो दोनों पार्टिकल थे ना, वो 10 ग्राम के थे और जो चार्जेस 20 माइक्रोकूलम थे, तो 10 ग्राम के हमारे पास दो पार्टिकल थी, दो मैसेज थे और चार्जेस 20 माइक्रोकूलम के थे, तो 20 माइक्रोकूलम के जो चार्जेस थे ना, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो 10 ग्राम वाले जो मैसेज हैं उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स से 5.4 10⁻14 टाइम्स ज़्यादा है। देखो यूँ समझो ना कि अगर 20/10 हो, ये आंसर, लेट से सपोज दैट कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स 20/10 हो, तो 10 to the 22 आंसर आ जाए। तो 2 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी ऊपर वाला फैक्टर नीचे वाले फैक्टर से 2 टाइम बड़ा है। 2 आंसर आ रहा है, ऊपर वाला फैक्टर नीचे वाले से 2 टाइम बड़ा है, तो ये आंसर हमें ये बताता होता है कि ऊपर वाला फैक्टर नीचे वाले से कितने बड़ा है। तो 20 माइक्रोकूलम की जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज है ना, 20 माइक्रोकूलम के चार्जेस के दरमियान और 10 ग्राम के जो मैसेज है उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स उस ग्रेविटेशनल फोर्स से 5.4 10⁻14 टाइम्स ज़्यादा है। यूनिट भी साथ साथ अलग से सेपरेटली सॉल्व कर लिया करें ताकि उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहेगी। बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है ये फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल है और फिगर के बगैर नहीं हो सकेगा। फिगर अगर ये एग्जाम में आता भी है तो आप लोगों को इसके साथ फिगर दी जाएगी। क्वेश्चन ये कि कैलकुलेट वेक्टोरियली नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू एज ऑन फिगर। ये फिगर बना हुआ है सारा कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है चार्ज क्यू के ऊपर एज ऑन फिगर, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया। देखिए ये फिगर मैंने दोबारा बनाया बड़ा करके। यहाँ है हमारे पास चार्ज क्यू 4 माइक्रोकूलम का, ये Q1 है 1 माइक्रोकूलम और यहाँ Q2 है -1 माइक्रोकूलम। यहाँ भी ऐसे ना, ये Q है 4 माइक्रोकूलम, ये Q1 है 1 माइक्रोकूलम, ये Q2 है, ये -1 माइक्रोकूलम है। ये बाकी डिस्टेंसेज उन्होंने दिए हैं 0.6 मीटर, 0.8 मीटर, ये 1 मीटर है। हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज क्यू को मालूम करनी, तो चार्ज क्यू पर तो दो फोर्सेज हो सकती है ना, Q1 भी लगा सकता है, Q2 भी लगा सकते हैं। तो जो Q1 और Q के दरमियान फोर्स होगी ना, Q1 और Q के दरमियान, उस फोर्स को F1 का नाम देंगे और जो Q2 और Q के दरमियान फोर्स होगी उसको F2 का नाम दे देंगे। ये दोनों फोर्सेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो यही उनका हमसे क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू, के चार्ज क्यू के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करो। यानी हमें F1 F2 के रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स जो होती है ना, ये हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक होता था हमारा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और उससे पहले भी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो वेक्टर है उसमें ये फार्मूला बना हुआ है। वहाँ F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, वहाँ ए से लिखा जाता है, वैसे ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट।
तो अगर हमें तो यहाँ पर जाहिर है फोर्स फाइंड आउट करनी, तो F इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर, उसका क्या होगा स्केयर रूट। इस फार्मूले से हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो नेट फोर्स वो यहाँ पर होनी है वैसे इस चार्ज क्यू के ऊपर, वो अभी आपको पता चलेगा बाद में। लेकिन एफ फाइंड आउट करने के लिए हमें एफ एक्स भी चाहिए एफ वाई भी चाहिए। एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ एक्स होगा F1x प्लस F2x, यानी एफ एक्स तो तभी निकल सकता है ना जब दोनों फोर्सेज F1 F2 के एक्स कंपोनेंट्स को जमा किया जाए, फिर एफ एक्स निकलेगा। और एफ वाई कैसे निकलेगा, F1y प्लस F2y, यानी दोनों फोर्सेज के वाई कंपोनेंट्स को जमा करेंगे तो एफ वाई आ जाएगा। दोनों फोर्सेज है ना F1 F2, दोनों के एक्स कंपोनेंट को जमा करोगे तो एफ एक्स बनेगा। दोनों के वाई कंपोनेंट्स को F1y F2y को जमा करोगे तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बनेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक एफ एक्स और एफ वाई नहीं आता हम रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन मसला इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे ना, देखो जब आप F1x को एक्सपैंड करोगे F1 cos थीटा 1 होगा, F2x को एक्सपैंड करोगे F2 cos थीटा 2 होगा। जिस तरह ax a cos थीटा होता है, ay a sin थीटा, तो इनमें कोसाइन थीटा आ जाना। इसका मतलब ये होगा कि हमें cos थीटा के लिए थीटा चाहिए, इनको एक्सपैंड करोगे ना F1y F2y को, ये F1 sin थीटा 1, ये F2 sin थीटा 2 होगा। यानी हमें sin थीटा कोसाइन थीटा के लिए थीटा भी चाहिए, फिर F1 F2 भी तो चाहिए ना, क्योंकि जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो F1 cos थीटा 1 होगा, F1 फोर्स F2 फोर्स चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हम थीटा निकाल लेंगे। पहले तो हम थीटा निकाल लेते ताकि साइन और कोसाइन थीटा के काम आ सके। पहले थीटा निकालेंगे, फिर F1 एंड F2 निकालेंगे। पहले थीटा निकालेंगे, फिर F1 F2 निकालेंगे, फिर हम लोग ये दोनों फार्मूले अप्लाई करेंगे, यानी Fx और Fy के। फिर जब Fx और Fy आ जाएगा तो हम रिजल्टेंट फोर्स F तक पहुंच सकेंगे। देखो सबसे पहले मैं थीटा के लिए काम करने लगा हूँ। तो थीटा का बच्चों हमारे पास टेन थीटा से थीटा निकल सकता है। तो टेन थीटा जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस फिगर में देखिए जरा, आपने परपेंडिकुलर बेस इस ट्राइंगल से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। परपेंडिकुलर 0.80, बेस 0.60 मीटर, परपेंडिकुलर 0.80, बेस 0.60। दोनों ट्राइंगल में से परपेंडिकुलर ओवर बेस एक जैसी रेशियो बनी है, जिससे मर्जी टेन थीटा निकालें। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किया, परपेंडिकुलर 0.80 मीटर है, बेस जो है वो 0.60 मीटर, मीटर तो कैंसिल हो जाएगा। 0.8 को 0.6 से डिवाइड करके tan इनवर्स करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 53 डिग्री। अच्छा, अब एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया ताकि साइन और कोसाइन थीटा के काम आ सके। अब हमें फाइंड आउट करनी फोर्सेज F1 एंड F2। F1 वो फोर्स है, F1 में वो फोर्स थीटा निकालने के बाद ना अब अगला काम है F1 फोर्स है Q1 और Q के दरमियान। F1 फोर्स है Q1 और Q के दरमियान, ये देखिए यहाँ रिप्रेजेंट भी की हुई, इसी को आगे बढ़ाया हुआ है। तो F1 फोर्स है Q1 और Q के दरमियान। तो F1 फोर्स फाइंड आउट करने, ये होगा फार्मूला K Q1 Q2 होता है ना, K Q1 Q ओवर R स्क्वायर। इनके दरमियान का डिस्टेंस भी देखिए दिया हुआ है 1 मीटर है। तो F1 फोर्स फाइंड आउट करते हैं, K Q1 Q2 नहीं, जैसे मैंने बताया ना Q1 और Q1 Q2 की जगह Q लिख दें। तो F1 इज इक्वल टू Q1 Q ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, Q की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, और 1 मीटर का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लिया। ये सारी वैल्यूज फिगर में लिखी हुई है, तो इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 36 10⁻³ न्यूटन। अब F2 फोर्स फाइंड आउट करते हैं। F2 वो फोर्स है जो Q और Q2 के दरमियान है, Q एंड Q2 इन दोनों के दरमियान। Q 4 माइक्रोकूलम, Q2 -1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस भी इनके दरमियान का भी पता है 1 मीटर है, फिगर में दिया हुआ। तो F2 इज इक्वल टू K Q2 ओवर R स्क्वायर हो जाएगा। K की वैल्यू, Q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू -1 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए माइनस इग्नोर कर दी क्योंकि यहाँ ना -1 लिखा हुआ है Q2 की वैल्यू। तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ कूलम और 1 मीटर का स्क्वायर कर दिया। ये सारी भी कैलकुलेट, ये वही वैल्यूज हैं सारी, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट बदली है। 36 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। लीजिए बच्चों, थीटा फाइंड आउट हो गया, F1 F2 भी फाइंड आउट हो गए। थीटा फाइंड आउट हो गया, F1 F2। अब Fx निकालेंगे, Fy निकालेंगे और इस तक पहुंच जाएंगे। पहले Fx निकालते हैं। अब Fx और Fy निकालने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये हैं कहाँ पे, F1x F2x कहाँ पे है, F1y F2y कहाँ पे है। देखिए ये है ना फोर्स F1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगा ली। F1 के दो कंपोनेंट बनने, ये F1x और ये कौन सा होगा F1y। थीटा ऐसे ही होता है, जो एडजेसेंट कंपोनेंट होता है वो x होता है, जो थीटा के ऑपोजिट होता है सामने होता है वो y होता है। तो ये F1 है ना, अगर Q1 Q के दरमियान F1, ये F1x ये F1y हो जाएगा। ये है F2, तो थीटा के सामने ये F2y और ये कौन सा हो जाएगा F2x हो जाएगा। तो F2 यहाँ पर है, ये F2y हो गया, थीटा के सामने F2y और ये F2x। अच्छा, एक बात पता चल जानी चाहिए कि F1 का जो x कंपोनेंट है और F2 का जो x कंपोनेंट है ये सेम डायरेक्शन में।
लेकिन F1 का y कंपोनेंट और F2 का जो y कंपोनेंट है, दोनों के जो y कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बहरहाल अब हम पहले तो fx निकालते हैं, f1x प्लस f2x। तो fx इज इक्वल टू f1x प्लस f2x। f1x को एक्सपैंड किया f1 cos थीटा 1, f2x को एक्सपैंड किया f2 cos थीटा 2। अब हमें f1 की वैल्यू तो पता है ना, f1 की वैल्यू है 36 टेंस पर माइनस 3 न्यूटन। cos थीटा 1 थीटा तो अभी निकाला है 53 डिग्री। f2 भी 36 टेंस पर माइनस 3 न्यूटन है। cos थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम ही है, थीटा वो 53 डिग्री, क्योंकि आपको बताया ना वो किसी ट्रायंगल से थीटा निकाले एक जैसे निकाले। cos 53 करके इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी cos 53 करके इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर्स को ऐड करें तो आपके पास fx आ जाएगा 0.043 न्यूटन। अब नेक्स्ट काम की तरफ आते हैं। अगला जो हमारा काम है, अब मालूम करना है हमें fy मालूम करना है। बच्चों fy मालूम करने के लिए f1y प्लस क्या होगा f2y। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये देखें f1y और f2y दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो f1y प्लस करेंगे माइनस f2y, क्योंकि ये माइनस इसलिए लगाया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्सपैंड कर दो, f1y क्या होगा f1 sin थीटा 1 प्लस माइनस f2y क्या होगा f2 sin थीटा 2। अब वैल्यूज पुट करो। f1 की वैल्यू अभी बताई 36 टेंस पर माइनस 3 न्यूटन, साइन 53, एंगल तो 53 है निकाला हुआ है, प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं आप यहाँ पे, मैं अगले स्टेप में कर दूंगा। तो बहरहाल प्लस माइनस ये भी f2 की वैल्यू फिर वही 36 टेंस पर माइनस 3 न्यूटन साइन 53। अब जाहिर है कि आप देखें ना ये वैल्यूज 36 टेंस पर माइनस 3 न्यूटन साइन 53, 36 टेंस पर माइनस 3 साइन 53 दोनों सेम है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। लीजिए बच्चों, हमने fy भी मालूम कर लिया। अब जब हमने fx और fy मालूम कर लिया, अब ये फार्मूला लगाएंगे। थीटा निकाला, f1 f2 निकाले, fx निकाला, यानी ये प्रोसेस था हमारा। पहले थीटा निकाला, साइन थीटा को साइन थीटा के लिए थीटा निकाला, f1 f2 निकाले, fx निकाला, fy निकाला, वो तो अब निकल चुके हैं। अब रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला लगा दें, F इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर रूट। fx की वैल्यू जैसे कि आपको बताई जा चुकी है वो 0.043 न्यूटन है, हमने निकाल ली भी है, और प्लस fy की वैल्यू तो वैसे जीरो हो गई है। जीरो का स्क्वायर करें, जीरो का तो स्क्वायर ऐड करने की जरूरत नहीं, ये इसी का स्क्वायर है जाना, ये तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तो यही रह जाना, इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा, तो फोर्स आ गई 0.043 न्यूटन। अब इसका एंगल भी बताना है। tan थीटा इज इक्वल टू एफ आई ओवर एफ एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan, थीटा इज इक्वल टू tan, उधर जाके tan इनवर्स हो गया एफ आई ओवर एफ एक्स। एफ वाई हमारे पास जीरो है ना, और एफ एक्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू 0.043 न्यूटन। जीरो पर समथिंग जीरो होता है और tan इनवर्स जीरो भी 0 डिग्री आता है। 0 डिग्री का एंगल जो होता है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है, एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज बनना होता है। 0 डिग्री का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है, जिस तरह 90 का वाई के साथ होता है, 180 का माइनस एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो ये एंगल 0 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और याद रखिएगा एक्स एक्सिस के साथ आई हैड यूनिट वेक्टर लगता है। तो फोर्स भी निकाल ली, उसका एंगल भी निकाल लिया, तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स को यूं लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू 0.043, 0 डिग्री का एंगल था ना तो आई हैट लगा दें, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब भी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई हैट न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों इसको इस न्यूमेरिकल को भी कीजिएगा और बाकी भी इनको बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मजीद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर उसमें जारी रखेंगे। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।